दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो में जैसा कि आपने थंबनेल पर देख ही लिया है, हम बात करने जा रहे हैं लाल कृष्ण आडवाणी के बारे में। लाल कृष्ण आडवाणी, LK आडवाणी जी की बायोग्राफी आज आपसे शेयर करेंगे और कुछ बेहद ही दिलचस्प किस्से हैं, कुछ छोटी छोटी कहानियां हैं जो आपको बतानी है लाल कृष्ण आडवाणी के बारे में। लाल कृष्ण आडवाणी अगर आप नहीं जानते हैं कौन थे तो मैं आपको बता देता हूं। लाल कृष्ण आडवाणी भारतीय जनता पार्टी BJP के संस्थापकों में से एक थे। अप्रैल 1980 में 1980 में जब BJP एस्टेब्लिश हुई थी तो लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ही मिलकर के BJP को एस्टेब्लिश किया था। उसकी भी एक अच्छी कहानी है, लंबी कहानी है, वो भी आगे हम वीडियो में आपको बताएंगे। लाल कृष्ण आडवाणी 1998 से 2004 की यानी कि 1998 से 2004 की सरकार में अटल बिहारी वाजपेयी जी जब प्राइम मिनिस्टर थे, उस दौरान लाल कृष्ण आडवाणी देश के होम मिनिस्टर यानी कि गृह मंत्री रह चुके हैं। साथ ही साथ लाल कृष्ण आडवाणी ने बीजेपी के कार्यकर्ता के साथ साथ बीजेपी के अध्यक्ष का भी कार्यभार बहुत सालों तक संभाला है, 1986 से लेकर आगे तक। ये एक ऐसा चरित्र है लाल कृष्ण आडवाणी। बहुत से अगर हम राजनीतिक विशेषज्ञों की माने और जो लोग बीजेपी के नज़दीक से जानते हैं, वो ये कहते हैं कि लाल कृष्ण आडवाणी की जो रणनीति थी, जो उनकी राजनीतिक सोच थी, जो उनके राजनीतिक तौर तरीके थे, उन्हीं का परिणाम है कि बीजेपी आज सत्ता में है और देश की सबसे बड़ी पार्टी उभर करके बीजेपी आई हुई है। क्या वो कहानी है, वो सारी आपको हम बताते चलेंगे। अभी वीडियो में आगे बढ़ते हैं। 8 नवंबर 1927 को कराची में लाल कृष्ण आडवाणी का जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम किशन चंद आडवाणी था और इनकी माता का नाम ज्ञान देवी था। स्वर्गीय श्री ज्ञान देवी और किशन चंद आडवाणी जी के घर में ये पैदा हुए 8 नवंबर 1927 को। इसके बाद इनकी स्कूलिंग हैदराबाद में हुई। अपनी इन्होंने 10th तक की 12th तक की पढ़ाई हैदराबाद के एक स्कूल में करी, कॉन्वेंट स्कूल में। और पढ़ाई करते साथ साथ ही इन्होंने पढ़ाई के दौरान ही 14 साल की उम्र में, जब ये सिर्फ 14 साल के थे, इन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ज्वाइन कर लिया था। RSS के बारे में आप सभी जानते हैं। मोहन भागवत जिसके अभी भी चीफ हैं, वही संघ इन्होंने 14 साल की उम्र में ज्वाइन कर लिया था। 14 साल की उम्र में आप लिहाजा अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 1927 में अगर इनका जन्म हुआ है तो 14 साल की उम्र में यानी कि 1940-41 में इन्होंने जो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ज्वाइन कर लिया था। और यहीं से इनकी क्रियाकलाप राजनीति की तरफ बढ़ने लगे। हिंदुत्व की आइडियोलॉजी इनको समझ में आने लगी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक के विचारधाराओं से ये प्रभावित हुए। शाखा लगती है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की आज भी देश में बहुत से विभिन्न स्थानों पर, राज्यों में, जिलों में, गाँवों में उसी तरह की शाखाएं इन्होंने भी जाकर के उनमें भाग लिया और स्वयंसेवक संघ की इन्होंने नीतियों को समझना शुरू किया और इतने बेहतर तरीके से समझा, इतने दिलचस्प थे ये, इतने इन्वॉल्व थे उन नीतियों में कि 16 साल की उम्र में ही इनको, यानी कि 1-2 साल बाद 1943 में 44 में जब ये मात्र 16 साल के थे तो इनको राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का प्रचारक बना दिया गया। एक फुल टाइम वर्कर बन चुके थे, यानी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक फुल टाइम वर्कर। ऐसा नहीं था कि सिर्फ ये अपने मनोरंजन के लिए या कुछ सीखने के लिए जा रहे थे, जी नहीं, अब ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में लोगों को बताते भी थे। तो इतना इन्वॉल्व हो चुके थे ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में सिर्फ 16 साल की उम्र में। बहरहाल साथ साथ इन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में जुड़े रहे। कहा जाता है कि किशन चंद जी, जो कि इनके पिताजी थे, किशन चंद आडवाणी जी, वो बहुत से लोगों को, अपने रिश्तेदारों को, आडवाणी जी की बायोग्राफीज में और उनकी किताबों में जिक्र होता है कि किशन चंद आडवाणी जी अपने सुपुत्र को लाल कृष्ण आडवाणी को, अपने रिश्तेदारों को ये बताकर परिचय देते थे कि मेरा बेटा पत्रकार है, यानी कि एक जर्नलिस्ट है। कहावत और एक किस्सा तो ये भी है कि जब लाल कृष्ण आडवाणी जी का रिश्ता गया था कमला जयंती देवी जी के घर के पास, तो भी उनको यही बताया गया था कि मेरा बेटा पत्रकार है। हालांकि आडवाणी जी अपनी बायोग्राफीज में इस बात को कबूल करते हैं कि उस समय भी वो किसी भी तरीके से एक पूर्ण ऑक्यूपेशन पे या पूर्ण व्यवसाय पर निर्भर नहीं थे। वो मझधार में थे, जहाँ पर आप कह सकते हैं कि 60% 60% वो जर्नलिस्ट थे, बाकी का 40% वो अभी भी राजनीति कर रहे थे, पॉलिटिक्स कर रहे थे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से प्रेरणा लेकर। बहरहाल मैंने आपको बताया कि जर्नलिस्ट के तौर पर उनकी पहचान बनी समाज में और 1941 में उन्होंने शादी कर ली थी कमला जयंती देवी से। तो चाइल्ड मैरिज थी, ऑफ कोर्स 18 साल के तो नहीं हुए थे तब, लेकिन उस दौरान चाइल्ड मैरिज
प्रचलन में थी देश में, ऐसा हुआ करता था। तो इनकी भी चाइल्ड मैरिज हुई कमला जयंती देवी से, जिनको आज कमला आडवाणी के नाम से हम जानते हैं। और लाल कृष्ण आडवाणी इस बात को कई बार अपने भाषण में, अपने इंटरव्यूज़ में एक्सेप्ट करते हैं कि अगर कमला आडवाणी ना होती तो लाल कृष्ण आडवाणी भी आज लाल कृष्ण आडवाणी ना होते। तो एक बहुत बड़ा अपनी सक्सेस का, अपने करियर का एक बहुत बड़ा हिस्सा ये डेडिकेट करते हैं अपनी वाइफ को, अपनी धर्मपत्नी को। अब यहाँ से इनका पॉलिटिकल करियर बदलना शुरू हो गया। बदलना कैसे शुरू हुआ? दरअसल पॉलिटिकल करियर बदला 1975 से, और 1977 का चुनाव हार गए और मोरारजी देसाई की सरकार बनी, जो कि जनता पार्टी की सरकार थी। अब जनता पार्टी की सरकार बनी हुई थी मेलजोल करके, जिसको कि आज की तरह में आप कह सकते हैं ना कि गठबंधन कर लेते हैं, अलायंस, वो सरकार बनी हुई थी। नेशनल फ्रंट ने अलायंस कर रखा था। जनसंघ, जो कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी वाला जनसंघ था, मैं फिर से बताता हूँ, 1980 से पहले ये पार्टी नहीं थी, ये एस्टेब्लिश्ड भारतीय जनता पार्टी नहीं थी, ये भारतीय जनसंघ हुआ करता था। तो भारतीय जनसंघ ने जनता पार्टी को सपोर्ट कर रखा था और ये सारी तमाम चीज़ें चल रही थी। लेकिन अब 1980 में जनता पार्टी जब बिखरी तो उसमें भारतीय जनसंघ ने भी अपना वोट वापस ले लिया। और फिर आइडियोलॉजिकल डिफरेंस, सिर्फ आइडियोलॉजिकल डिफरेंस था, इसके पीछे कोई बड़ी कहानी नहीं है, लेकिन आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस होने की वजह से, नए नए एस्पिरेशंस होने की वजह से लाल कृष्ण आडवाणी ने अटल बिहारी वाजपेयी को साथ में लेकर एक नई पार्टी बनाई, जिसका नाम दिया गया भारतीय जनता पार्टी। अब भारतीय जनता पार्टी प्योरली राइट विंग की पार्टी थी, जिनकी आइडियोलॉजी हिंदुत्व को आगे बढ़ाने की थी, लोगों तक पहुंचाने की थी। और 1984 में इन्होंने चुनाव भी लड़ा, सिर्फ इसी क्राइटेरिया पर, सिर्फ इसी एजेंडा पर कि वो हिंदुत्व के लिए काम करेंगे। और इसी एजेंडा पर चुनाव लड़ते हुए, शुरुआत था, एक्सपीरियंस नहीं था, कोई बहुत बड़े नेता इनके साथ जुड़े नहीं थे, तो परिणाम इतने अच्छे रहे नहीं। आपने सुना भी होगा 1984 में 2 सीट, जिनको आप जिक्र करते हैं कि 2 सीटों से सफ़र शुरू किया था इस पार्टी ने और आज देश की सबसे बड़ी पार्टी है। वो यही किस्सा है कि 1984 में जब पहला चुनाव लड़ा भारतीय जनता पार्टी ने, तो केवल 2 ही सीट वो जीत पाए थे। खैर, लेकिन यहाँ से पार्टी आगे बढ़ती चली गई। जब 2 ही सीट जीती उन्होंने, तो 1989 में और 90 में जो सरकार बनी हुई थी, जिसमें वीपी सिंह प्राइम मिनिस्टर थे, उस प्राइम मिनिस्टर की सरकार में लाल कृष्ण आडवाणी ने और एक नेशनल फ्रंट नामक अलायंस बनाया हुआ था। ये भी बड़ी दिलचस्प कहानी है कि नेशनल फ्रंट का एक ऐसा अलायंस था जिसमें लेफ्ट आइडियोलॉजी के नेता और राइट आइडियोलॉजी के नेता दोनों एक साथ एकजुट हुए थे, ताकि नेशनल फ्रंट का अलायंस बन सके, कांग्रेस को हटाया जा सके। वीपी सिंह की सरकार लाई गई, वीपी सिंह को प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। लेकिन यहाँ पर अब एक और बवाल हो गया। आपने मंडल कमीशन के बारे में सुना होगा। मंडल कमीशन, बीपी मंडल दरअसल एक शख्स थे जिनको 1980 में ये कार्य सौंपा गया था कि आप एक ऐसे कमीशन को ऑर्गेनाइज कीजिए जो, और हमें एक ऐसी रिपोर्ट दीजिए जो देश में पिछड़ी जातियों के सुधार को लेकर कुछ कार्य, कुछ आइडियाज़ सुझाती हो। तो बीपी मंडल ने एक ऐसी कमेटी बनाई और रिपोर्ट जो बनाई वो बहुत खतरनाक, बहुत ही उन्होंने अलग ही लेवल की रिपोर्ट बना दी थी। और वो रिपोर्ट दरअसल ये थी कि उन्होंने 1931 की सेंसस को उठाया था। 1931 की सेंसस के आधार पर उन्होंने देश में एक आंकड़ा दिया था, जिस आंकड़े के अनुसार 51% लोग देश में ओबीसी थे, और इसी आंकड़े के आधार पर उन्होंने 27% रिजर्वेशन दे दिया था ओबीसीज को। तो कुल मिलाकर अब 49.5% रिजर्वेशन हो गया था। अब इसका परिणाम आपने अगर थोड़ा सा भी टीवी में, न्यूज़ में कहीं भी इतिहास पढ़ा है तो आप जानते ही होंगे कि देश में उस दौरान बहुत भयंकर दंगे हुए, छात्रों ने अपने आप को आग लगाई। 63 सेल्फ इमोलेशंस केस हुए, जिसमें छात्रों ने अपने आप को आग लगा ली थी विरोध करते हुए इस प्रणाली का। जनरल कैटेगरी के छात्र खासतौर पर गुस्सा थे, इनसिक्योरिटी आ गई थी, छात्रों में आक्रोश भर चुका था। अब ऐसे में वीपी सिंह की सरकार गिरती हुई नज़र आ रही थी और लाल कृष्ण आडवाणी ने यहाँ पर अपना वोट बैंक टारगेट कर लिया था, क्योंकि अब आप देखिए कि असमंजस में वो फंसे हैं कि यहाँ पर ना तो वो वीपी सिंह का समर्थन कर सकते हैं, अगर वो मंडल कमीशन का समर्थन करते तो जनरल कैटेगरी का वोट बैंक उनके हाथ से निकल जाता, और अगर वो उसका विरोध करते तो एससी एसटी ओबीसी कैटेगरी का वोट बैंक उनके हाथ से निकल जाता। तो लाल कृष्ण आडवाणी ने इस मंडल कमीशन के सिनेरियो को ही बदल कर रख दिया। उन्होंने रथ यात्रा निकालने का फैसला ले लिया। रथ यात्रा निकाली थी उन्होंने राम जन्मभूमि आंदोलन को लेकर। आप जानते हैं 25 सितंबर को उन्होंने रथ यात्रा निकाली थी 1992 में, जब मंडल कमीशन का हल्का सा थोड़ा सा डाउन हुआ था, और लेकिन अभी भी सरकार घेरों में घिरी हुई थी और वोट बैंक जाता हुआ नज़र आ रहा था लाल कृष्ण आडवाणी को। तो पूरा सिनेरियो उन्होंने शिफ्ट कर दिया उठा करके राम जन्मभूमि पर। और जब रथ यात्रा निकाली तो क्या एससी, क्या एसटी, क्या ओबीसी, तमाम जितने भी हिंदू थे वो उनके साथ जुड़ गए
और जब हिंदू जुड़ गए और देश में एक तरीके से आप कह सकते हैं ना, वायलेंस तो नहीं कहेंगे लेकिन हाँ बहुत ही खतरनाक एक इनडिसिप्लिन सा माहौल बनने लगा। अब वीपी सिंह प्रधानमंत्री थे तो उनके ऊपर दबाव डाला गया ऊपर से, और उन्होंने कहा कि नहीं मैं लाल कृष्ण आडवाणी को रोकूंगा। अब इसको देखते हुए 23 अक्टूबर को लाल कृष्ण आडवाणी को अरेस्ट कर लिया गया उत्तर प्रदेश में। और यहाँ पर आपको याद होगा एक बहुत फेमस डायलॉग वीपी सिंह ने कहा था कि मेरे लव कुश रोकेंगे लाल कृष्ण आडवाणी को। मुलायम सिंह यादव जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और लालू यादव बिहार के मुख्यमंत्री थे, तो उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव ने अरेस्ट कर लिया था लाल कृष्ण आडवाणी को। अब जैसे ही लाल कृष्ण आडवाणी अरेस्ट हुए वैसे ही वीपी सिंह से उन्होंने अपना समर्थन वापस ले लिया, और जैसे ही बीजेपी ने अपना समर्थन वापस लिया वीपी सिंह की सरकार गिर गई। सरकार गिरी तो गिरी, हिंदू वोट बैंक पूरा उनकी तरफ हो गया, SC ST OBC सब उनकी तरफ आ गए। अब ऐसे में उन्होंने 1996 में चुनाव लड़े, और चुनाव लड़े तो आडवाणी जी तो खुद चुनाव पर नहीं लड़े, प्रधानमंत्री का पद उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी को दिया। इसकी भी बड़ी अच्छी कहानी है क्योंकि वो जानते थे कि अटल बिहारी वाजपेयी की वाक कला बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है और हिंदुस्तान एक कम्युनिकेटर्स का देश है। तो उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी को ऐसे ही बिना किसी से डिस्कशन किए अपनी मर्जी के अनुसार एक सभा में, दादर में सभा चल रही थी, और प्रधानमंत्री उम्मीदवार घोषित कर दिया 1996 के चुनाव के लिए। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनी, 13 दिन की सरकार रही, लेकिन अब बीजेपी एक स्ट्रांग पार्टी बन चुकी थी। इसी का परिणाम हुआ कि 1998 में बीजेपी ने फिर चुनाव लड़े। अब की बार पूरे बहुमत के साथ बीजेपी सरकार में आई। अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री बने और लाल कृष्ण आडवाणी देश के गृह मंत्री बने। अब लाल कृष्ण आडवाणी की आज उम्र 93 ईयर्स 93 साल की उम्र है, और इनको देश के दूसरे सबसे बड़े नागरिक पुरस्कार आप जिसे कहते हैं भारत रत्न के बाद जिसका नंबर आता है वो है पद्म विभूषण से इनको सम्मानित किया जा चुका है 2015 में। और लाल कृष्ण आडवाणी आज भी दिल्ली के एक बंगलो में रहते हैं अपने सिक्योरिटी रीजंस को लेकर। ये थी लाल कृष्ण आडवाणी की लाइफ से जुड़ी हुई तमाम वो बातें, एक बहुत ही छोटे से हमने आपको समय अंतराल में बताई। 14 मिनट का 15 मिनट का ये वीडियो जो आपको लाल कृष्ण आडवाणी के बारे में सभी वो मुख्य बातें ज़रूर बताएगा जिनसे लेकर आपको लाल कृष्ण आडवाणी के कैरेक्टर का एक प्लॉट पता चलेगा, क्या उनका व्यक्तित्व था और क्या उनका योगदान है बीजेपी में। आज के इस वीडियो में मात्र इतना ही। आप बाकी वीडियोस के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।